बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। और इस 10th क्लास के लेक्चर 4 में आज टॉपिक शामिल हैं टाइप्स ऑफ वेव्स और सेकंड टॉपिक होगा वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो ये दो हमने टॉपिक आज इस लेक्चर में रखे हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेव को डिस्कस करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज वेव। So by definition, wave is a disturbance in the medium which causes particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। और सिंपल करके ज़रा इसको देख लेते हैं कि वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर। वेव मीडियम में एक ऐसा डिस्टर्बेंस है विच काजेज, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है यानी उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दे अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। उस वेव की वजह से मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद। तो डिफाइन किया हमने वेव को, उसके बाद इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग कहते हैं धागे या रस्सी को, उसको स्ट्रेच करके अगर एक साइड से अप डाउन उसको तेजी के साथ मूव किया जाए तो ये जो डिस्टर्बेंस पैदा होगी ये वेव्स हैं। और फिर साउंड वेव्स। इसके बाद है जी जो हमारा दूसरा साथ इसके टॉपिक है व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेव। तो जो वेव को इस बेस पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है कि कुछ वो वेव्स हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए, जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी वो टाइप्स हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस बेस पर वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब फर्स्ट टाइप जो है वो है मैकेनिकल वेव्स और सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले अगर हम मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन करें तो वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है वेव का फैलना, वेव का मूव करना। तो वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। देखिए वाटर के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं तो वो किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही होती है, वो उसी वाटर के थ्रू ही मूव कर रही हैं, तो वाटर उसके लिए मीडियम होगा, इसलिए वाटर वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। फिर साउंड वेव्स उस वक्त तक ट्रेवल नहीं करती जब तक मीडियम अवेलेबल नहीं हो, इसीलिए साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करती। वेव्स प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी। तो स्लिंकी बेसिकली एक सॉफ्ट स्प्रिंग है जिसको इनिशियल लेंथ जिसकी कम होती है और इसकी स्ट्रेच लेंथ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। ये सॉफ्ट इलास्टिक स्प्रिंग जो है दैट इज कॉल्ड स्लिंकी। अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ वेव्स है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक ये दो पार्ट्स की कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर लेना है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट होने से प्रोड्यूस होती हैं। इनको किसी मटेरियल पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। तो वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें कौन सी ऐसी वेव्स हैं? रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, हीट वेव्स, एक्सरे, ये तमाम की तमाम वो वेव्स हैं जो बगैर मीडियम के ट्रेवल करती हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स हमने डिफाइन किए हैं कि वो वेव्स हैं जिनको
प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। अब इसकी फिर आगे मजीद दो टाइप्स है। वो दो टाइप्स इस बेस पर बनाई गई हैं कि एक वेव की वो टाइप है जिसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने की डायरेक्शन और खुद वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन सेम होती है। दूसरी वो वेव्स हैं जिनमें पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने की डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेट होने से परपेंडिकुलर होती है। ये दूसरी टाइप है। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन कर लेते हैं, या इन वेव्स का नाम होता है कंप्रेशनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स, तो वेव्स इन विच particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave are called longitudinal waves. So waves in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves are called longitudinal waves. आप इन वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स, waves produced in a spring due to compressions and rarefaction। इस बात को भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से वेव प्रोड्यूस होनी है वो कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। देखिए, अगर ये एक स्प्रिंग है, स्लिंकी स्प्रिंग, इसकी एक साइड को फिक्स किया गया है, दूसरी साइड को हम हाथ से पकड़कर फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर इक्वल इंटरवल्स के बाद मूव करेंगे तो अब ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। इसके लूप्स के दरमियान डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है। लेकिन जब इनको आगे पुश करेंगे तो ये स्प्रिंग की जो लूप्स है वो कंप्रेस हो जाएंगी। लूप्स जो है वो स्प्रिंग की वो ज़्यादा करीब हो जाएंगी। इसी तरह जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे फिर स्प्रिंग की जो लूप्स है वो ज़्यादा दूर हो जाएगी, और यही कंप्रेशन है। और जब लूप्स हैं वो ज़्यादा दूर हो जाएंगी तो वो होता है रेयरफैक्शन। तो अब देखो, वेव ये कंप्रेशन पैदा की, ये यहाँ प्रोड्यूस हुई है और ये राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। उसके बाद जब आपने इस स्ट्रिंग को बैकवर्ड पुल किया था, मूव किया था, तो अब यहाँ पर स्प्रिंग की लूप्स ज़्यादा दूर हो गई हैं। ये प्रोड्यूस हो गया है रेयरफैक्शन। इस रेयरफैक्शन ने भी फॉरवर्ड ही मूव करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा। तो एक्चुअली बात जो आपको बतानी थी वो ये है कि देखिए, जब वेव यहाँ पर जनरेट की जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, और खुद वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन भी यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate parallel to the direction of propagation of wave. So that this is the reason waves produced in spring by compression and rarefaction is an example of longitudinal waves. So longitudinal waves can be produced on a spring, जिसको हम कह रहे थे slinky, placed on a smooth floor or a long bench. फिक्स्ड वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद रिजिड सपोर्ट, एक एंड को यानी रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर लें, एंड होल्ड द अदर एंड इनटू into your hand. Now give it a regular push and pull quickly in the direction of its length. तो इससे फिर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये कुछ और रिलेटेड टर्म्स हमने डिफाइन करनी है। तो देखिए, ये पोर्शन जहाँ पर जो स्प्रिंग के लूप्स हैं वो ज़्यादा करीब हो जाते हैं, या दूसरे वर्ड में हम ये कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो ज़्यादा करीब हो गए हैं, इस हिस्से का नाम होता है कंप्रेशन। और ये वाला पोर्शन जहाँ पर पार्टिकल्स जो दूर हो गए हैं, यानी स्प्रिंग की लूप्स दूर हो गई हैं, ये होता है रेयरफैक्शन। अब हम कंप्रेशन रेयरफैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो regions in the base
where the particles of the medium are closer together are called compression। यहाँ particle of the medium जो ज़्यादा करीब हो जाते हैं, close हो जाते हैं। और इसी तरह regions in the waves where the particles of the medium are spaced apart। spaced apart का मतलब होता है दूर दूर, are called rarefactions। एक और इससे रिलेटेड टर्म हम डिफाइन करेंगे, वो है वेवलेंथ। देखिए ये कंप्रेशन और इसके बाद नेक्स्ट ये कंप्रेशन है। इन साथ साथ वाले कंप्रेशंस को कहते हैं कंसेक्टिव कंप्रेशंस। तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस या इसी तरह दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, यानी एक वेव की लंबाई। The distance between two consecutive compressions or rarefactions is called wavelength। इसी तरह दूसरी टाइप ऑफ वेव अगर हम डिस्कस करें वो है ट्रांसवर्स वेव्स। बच्चों अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव तो फिर आप डिफाइन करोगे और दो एग्जांपल लिख दोगे। ट्रांसवर्स वेव आता है डेफिनेशन, तो ये आप डिफाइन और दो एग्जांपल। ये डिटेल आपको वैसे एक्सप्लेन की जा रही है आपको समझाने के लिए, ये उस वक्त आपने पेपर में लिखनी है। अगर वाकई आपसे पेपर में कहा जाए तो फिर आप ज़रूर इसको, ये एक्सपेरिमेंट्स को लिखोगे, एक्टिविटीज़ को। तो चलिए अब हम डिफाइन कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कर लेते हैं। So waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves are called transverse waves। अब बताते हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा वाटर वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी ड्यू टू अप एंड डाउन मोशन। चलें अब बताते हैं कि इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वेव के परपेंडिकुलर कैसे मूव करती हैं। ये सेम वही स्लिंकी स्प्रिंग है, लेकिन अब वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने के बजाय हम इस साइड को अप डाउन मूव करेंगे। तो इसका मतलब अप डाउन रेगुलर इंटरवल के बाद इसको मूव किया जा रहा है, और जब आप मूव करोगे तो ये स्लिंकी अपनी नॉर्मल पोजीशन से अपवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको डाउनवर्ड मूव करोगे तो स्लिंकी जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो ये अप डाउन ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो अप डाउन वाइब्रेट होते हैं। ठीक हो गया। जबकि वेव जो यहाँ पर जनरेट हुई है, वेव यहाँ से राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती जाएगी। अब वेव के मूव करने की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, राइटवर्ड, और पार्टिकल के जो मूव करने की जो डायरेक्शन वो इसके परपेंडिकुलर है। इस बेस पर हम कहेंगे कि वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। और इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड, एक एंड फिक्स कर लें, ग्राफ द अदर एंड of the slinky and move it up and down quickly। ऐसा करने से क्या होगा, transverse wave will be produced in तो ये है ट्रांसवर्स वेव की प्रोडक्शन। जिस तरह हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफाइन किए थे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, और इसी तरह ट्रांसवर्स वेव के केस में हम डिफाइन करेंगे क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो अब क्रेस्ट और ट्रफ को अगर डिफाइन करें तो ये है क्रेस्ट। क्रेस्ट वो पॉइंट है किसी वेव में, वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है,
और ट्रफ वेव का वो हिस्सा है जहां पर मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्रेस्ट और ये पॉइंट ट्रफ। तो अब इसको अगर डिफाइन करें, पॉइंट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव with maximum upward displacement from mean position is called crest, or similarly the point of transverse wave with maximum downward displacement from mean position is called trough। और उसके बाद अगर हम ट्रांसवर्स वेव की डिफाइन करें तो ये क्रेस्ट और इसके साथ नेक्स्ट ये क्रेस्ट है, ये होते हैं कंसेक्टिव क्रेस्ट। इस तरह ये ट्रफ और नेक्स्ट ट्रफ ये है, ये हो गए कंसेक्टिव ट्रफ। तो दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस ले लें या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस ले लें, इस डिस्टेंस का नाम है वेव लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ, और इट इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल को कहते हैं लैम्डा। ये वेव लेंथ की सिंबल होती है लैम्डा। और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने एक टॉपिक रखा हुआ था आज के लेक्चर में, वो था वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए, एक्सप्लेन दैट वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, तो देखें वेव्स का सबसे ज़्यादा जो हमें एडवांटेज या फ़ायदा होता है वो ये है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं, और मटेरियल को ट्रांसफ़र किए बगैर हम जस्ट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एविडेंस कि जो हीट और लाइट है इसका मेन सोर्स सन है, सन से जो हीट और लाइट की एनर्जी हमारे प्लेनेट तक पहुंचती है, इनको कैरी करने वाली जो है वो वेव्स है। तो वेव्स के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर हमारी साउंड वेव्स, ये हमारी जो साउंड की एनर्जी है इसको कैरी करने के लिए साउंड वेव यूज होती हैं। और इसी तरह माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, तो ये मतलब कि एनर्जी कैरियर्स हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने वाली ये वेव्स हैं। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, अगर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में खींचे हुए स्ट्रिंग को अगर आप बार बार अप डाउन मूव करोगे तो ये अप डाउन मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप एनर्जी यूज करोगे। यानी एक स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को अप डाउन मूव करने के लिए आप एनर्जी यूज करोगे। इस एनर्जी को लगाकर आपने वेव जनरेट की है, और फिर वेव्स आपकी लगाई गई एनर्जी को, यानी वो एनर्जी जो लगाकर आपने वेव जनरेट की थी, अब वेव का काम ये है कि वेव्स ने इस एनर्जी को आगे शिफ्ट करना है, आगे कैरी करना है, ट्रांसफर करना है। इस वेव जो जनरेट हुई है स्ट्रिंग में, आप देखोगे कि उस वजह से स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो अप डाउन मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब पार्टिकल्स के अप डाउन मूव होने की वजह क्या है? उनको अप डाउन मूव होने के लिए जो एनर्जी अब पहुंच रही है वो वाली एनर्जी है जो आपने लगा एनर्जी यूज करके वेव्स को जनरेट किया था। वेव्स ने आगे एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, आगे ट्रांसफर करती जा रही हैं, और इसी एनर्जी की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अप डाउन वाइब्रेट होते हैं। तो ये व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग, जब हम यानी स्ट्रेच खींचे हुए धागे को शेक करते हैं, हिलाते हैं, मूव करते हैं, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। एज अ रिजल्ट a set of waves can be seen traveling along the string। तो स्ट्रिंग में एक सेट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होगा जो ट्रेवल करेगा। The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them in motion। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी फोर्स या एनर्जी लगाकर हमने वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की थी जिनको वेव अब आगे ट्रांसफर करेंगी। These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string। Energy is thus transferred from one place to of the medium to other in the form of waves। इसके बाद फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर वेव्स एनर्जी डिपेंड करेगी?
ज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ें तो है ना जिससे वेव की एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो बच्चों, एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक फैक्टर होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा फैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक वेव को अगर मैं यहाँ पर शो करूँ तो बच्चों ये लाइन ड्रा करें तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल होता है। तो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिटेल से डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो दूसरा फैक्टर जिस पर वेव एनर्जी डिपेंड करती है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव इंक्रीजेज विद एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और दूसरा फ्रीक्वेंसी के साथ डिटेल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, देखो सीधी सी बात है, अगर 1 सेकेंड में आप ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे और फिर वेव्स ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी। और अगर आप कम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे जो कम वेव्स ने आगे एनर्जी भी कम ट्रांसफ़र करनी है। इस तरह जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इंक्रीज होती हैं और उस वजह से मोर एंड मोर एनर्जी आगे कैरी करेंगी वेव्स। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, स्ट्रिंग को शेक करके वेव्स प्रोड्यूस की गई, ज़्यादा फास्टर उसको शेक करोगे तो ज़्यादा वेव्स पैदा होंगी पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी and the wave delivers more energy per second to the particles of the string as it moves forward. So water waves also transfer energy from one place to another. ये सेंटेंस बेसिकली नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ आना है। ये तो स्ट्रिंग के अंदर हो गया। अब दूसरा है कि वाटर वेव भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। इसकी एक और एक्टिविटी हम देख लेते हैं। जिस तरह बाकी वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं, उस तरह वाटर वेव भी एनर्जी कैरी करती है। और आपका एक्सपीरियंस होगा कि अगर बहुत बड़ी बड़ी समुंदर में बहुत बड़ी बड़ी वेव्स पैदा हो जाएं तो और वो अगर ओशन से बाहर आ जाएं तो उससे सुनामी और ये डिस्ट्रक्शन होती है। उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाटर वेव में कितनी ज़्यादा एनर्जी है। एनी हो, ये छोटी सी और एक्टिविटी दी हुई है कि ये एक वाटर सोर्स है कोई, इसमें अगर आप रेगुलर स्टोन फेंकते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद, जब स्टोन इसमें गिरेगा तो तब इसको पानी को एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, उस वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। और ये फिर डिस्टर्बेंस यानी वेव जो है वो आगे फैलती जाएगी। कुछ डिस्टेंस पर अगर एक कार का टुकड़ा रख दिया जाए तो कार का टुकड़ा अप डाउन मूव करना शुरू करेगा। ये अप डाउन मूवमेंट शो करती है कि यहाँ पर कार को एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। और ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये वो एनर्जी है जो यहाँ पर आपने स्टोन को जब फेंका था तो वहाँ पर स्टोन ने अपनी एनर्जी वाटर को ट्रांसफ़र की थी, उससे वेव पैदा हुई और वो एनर्जी आप वेव आगे ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये अप डाउन मूवमेंट ऑफ water particle cork shows that waves carry energy. To drop a stone into pound of water, water waves will be produced on the surface of water and will travel outward. Place a cork at some distance from the falling stone. When waves reach the cork, it will move up and down along with the motion of the water particles by गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दी वेव। तो ये एनर्जी वो गेट हो रही है जो वेव्स ने आगे ट्रांसफ़र की थी। इसके साथ ही दिस एक्टिविटीज शोज दैट वाटर वेव लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। तो
इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो अब टॉपिक कंप्लीट करते हुए मुझे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।